सो गाइस, अब हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 8 आज के ही दिन में। चैप्टर नंबर 7 के बाद में ज़्यादा ब्रेक मैंने नहीं दिया क्योंकि कंपनी एनालिसिस ही इसमें करना है। दोनों में भी कंपनी एनालिसिस करना था, बट वहाँ पे गवर्नेंस के बारे में डिस्कस होने वाला था और यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीज़ें आ जाएंगी और फार्मूलाज आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कोई भी सम हमें इस चैप्टर में सॉल्व नहीं करना है अभी के लिए, और एक बेसिक कुछ सम्स रहेंगे वो आपके इन वर्कबुक में दे रखे होंगे। बट इन इस चैप्टर के जितने भी सम्स हैं वो सारे मैं कवर अप करूंगा लास्ट सेशन में। उसको हमने चैप्टर नंबर 14 नाम दिया है, ठीक है। तो आपके लिए चैप्टर नंबर 14 भी रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। 13 चैप्टर्स हमारे वर्कबुक में है एनआईएसएम के, लेकिन हमारा 14 नंबर का जो चैप्टर है उसमें मैं सम्स सॉल्व करने वाला हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी में इस चैप्टर के सम्स भी रहेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला और उसका मतलब समझाऊंगा कि क्यों वो चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, लेकिन बट स्टिल आपको जो सम्स हैं वो मिलेंगे 14 नंबर के चैप्टर्स में। सो उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं चैप्टर नंबर जो 8 है, उसके जो वेटेज मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ये चैप्टर क्यों वैल्यू रखता है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट वेटेज में ये आता है। दो चैप्टर से, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 8, इसमें ही सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं और इसीलिए ये जब से सबसे हाईएस्ट वेटेज में आता है। इसके लिए हम लोग इसको स्लो कवर करेंगे, सब चीज़ें अच्छे से समझेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज सम कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते, वो सब चीज़ें हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज़ कि जिन लोगों ने अभी वीडियोस तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार आप लोग देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आगे भी चल के काफ़ी अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले मेरी तरफ से। मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट पक्का करना है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पिछले चैप्टर में जो असाइनमेंट्स दिए थे आप लोगों को, क्या आपने वो कंप्लीट किए हैं? अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किए तो पहले उसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पे, पहले उसको जाके कंप्लीट करिए एंड उसके कमेंट्स इस चैप्टर के नीचे या पिछले चैप्टर के नीचे आप कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहेंगे आप कर सकते हैं। मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके तरफ से भी एक मुझे आउटपुट मिले, ठीक है। अगर मैं इतना सिखा रहा हूँ आपको या आपके तरफ से एक इनपुट मिले इस पूरे जर्नी में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कमेंट करिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको रिप्लाई करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर करूँ। देन ट्विटर जो है आपको मुझे फॉलो करना है, टेलीग्राम आपको पता है, telegram.me/nifty ट्विटर का जो यूज़र नेम है मेरे प्रोफाइल के नीचे दे रखा है। बाकी जो टेलीग्राम है, telegram.me/nifty आपको कर लेना है। इस चैप्टर का जो पूरा नोट है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पेंजू के थ्रू मैं आपको उसको दूंगा। इसके अलावा जिन लोगों को एमसीक्यू चाहिए है वो लोग, आपको पता है कहाँ जा सकते हैं, यूदेमी में नीचे लिंक दे रखा है एमसीक्यू का। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे तो अगर वो यूदेमी से जाके अगर उन एमसीक्यूज को अगर आप सॉल्व कर लेते, जितने भी हैं वो 600, 1000, 2000 जो भी मैंने ऐड किए हैं, अभी मैं और ऐड कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे एक्यूरेट नंबर नहीं पता, तो जो भी हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं। और ट्रस्ट मी, वो एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद में आपकी एग्जाम निकलेगी 101%। बट आपको उसको पूरे शिद्दत से सॉल्व करना है। उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है हर एक एमसीक्यू का। जब आप सॉल्व करेंगे, आंसर भी शीट भी आपको मिलती है, तो आपको समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही है। एक सम्स जो है उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको वो जो एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो अभी बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, ट्विटर पे पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, आपको जहाँ पूछना है वहाँ पूछो या कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं कंपनी एनालिसिस। आपको मैंने बताया पिछले सेशन में हमने गवर्नेंस देखा था कि जब भी किसी कंपनी में अगर हम लोग पैसा डाल रहे हैं या एज अ आर आप रिसर्च कर रहे हो किसी कंपनी का या अपने क्लाइंट के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो उस केस में आपको कंपनी का गवर्नेंस देखना पड़ता है, कैसे वो चल रही है, क्या क्या उसमें चीज़ें हो रही हैं, और जो मैनेजमेंट बॉडी है उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, सब चीज़ें, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हमने उसमें डिस्कस की थी, राइट। उसमें फिर हमने स्वॉट एनालिसिस हमने देखा था, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमने देखी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिछले चैप्टर का। अब इस चैप्टर में कोई भी फ्रेमवर्क्स नहीं रहने वाले हैं, फ्रेमवर्क्स हमारे खत्म हो चुके हैं सारे के सारे। अब हमें देखना है सम्स, और जो उससे पहले एक कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें रहेंगी वो हम लोग देखेंगे। बैलेंस शीट क्या होता है, इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेंगे एक बार एकदम क्विक में। और मैं आपको अभी बता दूं कि उन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें से
कुछ भी रेशियो एनालिसिस तक कुछ भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। रेशियो एनालिसिस के ऊपर 1 या 2 या 3 सम तो पक्का आएंगे आएंगे, ये फिक्स है। 3 भी नहीं, मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 सम आएंगे और 5 पूरा थ्योरेटिकल आएगा। 5 थ्योरेटिकल आएगा, फिर बाकी तो मैं बोल नहीं सकता। 5 सम तो एनी हाउ आएंगे। अब 18 मार्क्स का है तो आप पकड़ के चलो 9 सम्स रहेंगे जो इस चैप्टर में से रहेंगे और 9 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे जो इस चैप्टर में से रहने वाले हैं। 9 और 9, सो कहीं ना कहीं पे आपको हर एक फॉर्मूला देखना है। और मैं बताऊंगा, एक एक ट्रिक बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में, एकदम सबसे लास्ट में एक ट्रिक मैं बताऊंगा कि इन फॉर्मूलाज को याद कैसे करना है, ठीक है। सो बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट हो गया। एंड आई गेस मुझे लगता है कि लगभग लगभग 5 मिनट तो हमने इंट्रोडक्शन में डाल दिए, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या रोल है फंडामेंटल एनालिसिस में। कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन रिजल्ट हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट, ये हम लोग देखेंगे। हाउ टू रीड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हाउ टू रीड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट एंड नोट्स टू अकाउंट। मेरा कैमरा आई गेस रख हो गया, यस नाउ इट्स ओके। आई गेस मुझे सब करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। आप बोलेंगे जजमेंट क्या करते हो आप? नहीं, ये स्टक हो गया है। 1 सेकेंड लगेगा खाली मुझे इसको ठीक करने में। वीडियो पॉज करने से अच्छा मैं इसको, नाउ इट्स ओके, सॉरी। थोड़ा ज़्यादा सुन हो गया, ये सही है। यस, थोड़ा सा नोट कर लेते और यस थोड़ा सा ठीक है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट गाइस। और अभी वीडियो सही चल रहा है, राइट? यस यस। सो देखिए यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट देखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें देखने हैं, किससे, यूजिंग रेशोज एंड कॉमनली यूज रेशोज हमें देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू पॉइंट एनालिसिस देखना है हमें। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है वो देखना है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर कंपैरिजन क्या होता है। नीड टू ट्रैक इक्विटी एक्सटेंशन, डिविडेंड अर्निंग्स एंड हिस्ट्री ऑफ कंपनी, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एंड ऑनरशिप स्ट्रक्चर एंड इनसाइडर, ये सारे एक ही पॉइंट है लगभग लगभग, एक पास पास में पॉइंट है, जल्दी खत्म हो जाते हैं ये सारे। ये 3 हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे, 4-5। लेकिन जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस है ना, ये खाली कैलकुलेशन है, इसके ऊपर ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। बट जो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको मतलब जो जिस पे ज़्यादा जोर देना है वो है ये वाला पॉइंट, जो कि फाइनेंशियल रेशियोज को यूज़ करके कैसे हम लोग देखते हैं। देन आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और उसके बाद में बस ये, ठीक है। और ये ऑडिट रिपोर्ट के भी थोड़ा सा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। और yes, so we have so far learned how to analyze a company based on its internal factors as well as based on external factors such as economic and industry condition। हमने इकोनॉमिक और इंडस्ट्री कंडीशन से देख लिया कि कैसे कंपनी को जो है समझा जाता है, कैसे इंटरनल फैक्टर्स को समझा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप involves trying to assess the impact of these factors on the company's future profit, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, कैश फ्लोज के ऊपर, है ना, और फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। दिस इज वेयर द फाइनेंशियल एनालिसिस कम्स। ऐसे टाइम पे ही फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस अभी आता है, इससे पहले हम लोग सिर्फ गवर्नेंस देख रहे थे, इससे पहले हमने फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं किया। अब हम लोग फाइनेंशियल चीज़ों पे बात करेंगे। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सर्व्स अस मेनी वेज, ठीक है। In 6.4 section we have talked about bottom up approach to market sizing, ठीक है। हमने मार्केट साइजिंग के बॉटम अप अप्रोच के बारे में बात किया था। दैट वुड इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग रेवेन्यू नंबर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें वहाँ पे लिखा हुआ था कि रेवेन्यू नंबर्स के बारे में डिस्कस हमने किया था, ठीक है।
6.7 में ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरियस इंडस्ट्री स्पेसिफिक केपीआईज। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो केपीआईज थे हमने वो डिस्कस किए थे, आपको याद होगा की लेवल के जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह थे वो भी हमने डिस्कस किए थे उसी के अंदर। Most of the information to calculate such KPIs will have to come from the financial statements। तो जो KPI में जो मोस्टली जो कैलकुलेट करते हैं चीज़ें हम लोग, वो आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं पे वो KPIs के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना ज़रूरी है, ठीक है। इन 7.5 वी हैव डिस्कस, पिछले सेशन में 5th पॉइंट में हमने वी हैव डिस्कस अबाउट द सर्टेन फाइनेंशियल मैट्रिक्स सच एज द प्रॉफिट मार्जिन एंड द फाइनेंशियल पोजीशंस दैट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंपनी। हमने उसमें ROC और ROE आपको याद होगा डिस्कस किया था, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने के लिए ये दोनों रेशियोज इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये हमने देखा था, और वो स्ट्रेंथ में आते हैं कहीं ना कहीं पे, ये हमने देखा था। वीकनेसेस हमने देखी थी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फॉर दैट ऑल्सो हैज़ टू कम फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि अगर ROC स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं पे वो स्ट्रेंथ है, ROC वीक है तो कहीं ना कहीं पे वो वीकनेस है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं से बैलेंस शीट से आती है, और बैलेंस शीट से आती है दैट मीन्स कि ROC और ROE बैलेंस शीट से ही कैलकुलेट किया जाता है। ये समझने वाली बात है, ये हम लोग देखेंगे आगे कैसे करते हैं। फाइनली व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल आइटम्स। फाइनेंशियल आइटम्स जो फाइनेंशियल के जो अलग अलग एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसके अंदर एक देखो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या सब चीज़ें, और कितना लोन है कितना क्या सब कुछ, वो जो फाइनेंशियल आइटम है वो यहाँ पे उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल आइटम्स। तो उससे हम लोग जब हम लोग दो फाइनेंशियल आइटम्स को मिक्स करेंगे तो एक रेशो बनता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व स्टडिंग द पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल डेटा पॉइंट्स और द लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स मतलब एक लाइन में जो ऐसे आइटम्स हैं यहाँ पे वो यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे क्या है, बट अभी के लिए आपको बेसिक समझ में आ गया ये मैं गेस कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है एंड अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले तो देखिए थ्योरी कुछ लिखा है, फिर हम लोग आगे जाएंगे इसके अंदर। इन इंडिया द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स फॉर्मेट दैट लिस्टेड companies need to maintain the that need to maintain and publish are governed by the Schedule 3 of Companies Act 2013 and India AS1। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, याद रखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या बैलेंस शीट का ऐसे आता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट जो आता है वो कहाँ मेंशन किया गया है, वो मेंशन किया गया है एक्ट 2000 कंपनी एक्ट 2013 में, एंड दूसरी चीज इंडिया AS1 में। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, ये मेरे एग्जाम में आया था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ऑप्शन ये दोनों थे, इसके लिए मैंने उस टाइम पे सिलेक्ट किया था। As per the India AS1, the complete set of financial statements that listed companies need to publish include the following। तो जब भी कोई मतलब एक देखो रेगुलेशंस के हिसाब से हर एक कंपनी जो लिस्टेड है उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंपनीज को पब्लिश करना पड़ेगा। ये सब चीजें क्या है, वो चीजें वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज द बैलेंस शीट। एक तो बैलेंस शीट आपको करनी पड़ेगी, अगर आपकी कंपनी आपने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर दी तो आपको एनी हाउ बैलेंस शीट तो आपको डालनी ही है, डालनी ये करना ही पड़ेगा। फिर आप इसको CA से बनवाओ, ऑडिटर से ऑडिट करवाओ, देन आपको ये डालनी है, ठीक है। और आपको डालनी पड़ेगी, आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा लोगों के साथ में जो लोगों का पैसा आप यूज कर रहे हैं। ये सेबी के रूल्स के हिसाब से है, हर एक कंपनी जो लिस्टेड है उसको ये करना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट्स उसको लेकर आने पड़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, इसको कहाँ से देखना है ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। सो उसके अंदर जो सेकंड चीज है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके। थर्ड चीज है चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिफ्थ है डिटेल नोट्स। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरा का पूरा चैप्टर ये 5 पॉइंट्स पे 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद में एक छठा पॉइंट है लास्ट, रेशियो एनालिसिस, जो जरूरी है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो मैंने आपको इसको शॉर्ट में बताना है एक एक लाइन में,
लेकिन इनको खाली डिटेल में आगे एक्सपांड किया है, बस ये चैप्टर इस पे खत्म होगा। तो ये आपको मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसे चैप्टर खत्म होने वाला है ये, और आपको समझ में आएगा कि हम लोग सीखने क्या वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, दैट इज द बैलेंस शीट। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन। ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का बताती है। इसमें एसेट भी होता है, लायबिलिटीज होती हैं, इक्विटी क्या है कंपनी का ये बताया जाता है। इक्विटी क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज, भूलना मत, मैंने आपको पहले ही बताया एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू इक्विटी। और नेटवर्थ भी क्या होता है, सेम चीज है वो भी, इक्विटी, ठीक है। ये क्लियर है आपको यहां तक। तो जो ये सब चीजें हैं, नेटवर्थ कंपनी की, इक्विटी, लायबिलिटीज, एसेट, ये सब, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट में यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। हालांकि आपको इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट का एक प्रॉपर एक पॉइंट है जहाँ पे इसको और एक्सपांड किया गया, वहां से कुछ पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी इस तरीके से आते हैं, बट इसमें और कुछ चीजें होती है जो कंफ्यूज करने वाली होती है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे कि कंपनी की क्या लायबिलिटीज है, कंपनी को कितना पैसा देना है, कंपनी का इसमें क्या क्या एसेट्स है जो पैसा कमा के दे रहे हैं, कितना जो है इक्विटी का हिस्सा क्या है, और प्राइवेट पार्ट क्या है, ठीक है। या फिर फाइनेंशियल जो भी बैलेंस शीट में रहेगा चीज़ें वो डिस्कस होंगी वहाँ पे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग चीज़ होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को, लॉस कितना हो रहा है, कंपनी की क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है, या लॉस कर रही है कंपनी, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है, और इट इज रेफर्ड एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये दोनों भी एक चीज़ है, ठीक है। समझ में आ गई। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि शेयर होल्डर्स के इक्विटी में क्या चेंज हो रहा है, कभी सरप्लस होता है, कभी कैपिटल रिजर्व करते हैं, कभी डिविडेंड या कुछ भी जो चीज़ें होती हैं उसके से थोड़ा बहुत डिविडेंड बोल रहा हूँ सॉरी मैं, जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होती है उसके से जो चेंजेस आते हैं वो शेयर होल्डर के इक्विटी में दिखते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वो क्या चेंजेस आए हैं वो भी देना जरूरी, ताकि जो अकाउंटिंग कर रहा है उस पर्सन को पढ़ना है कि नहीं यार क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से चेंजेस आए हैं। shareholders equity refers to the fund that belongs to the shareholders, ठीक है। इट कैन अंडरगो चेंज ऑन अकाउंट वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट अर्न, देखो मैंने आपको बताया था, डिविडेंड पेड, एडिशनल शेयर इशूड, बाय बैक, सर्टेन इनकम, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, इन सब चीज़ों के वजह से कहीं ना कहीं पे चेंजेस होते हैं, तो वो समझ में आना चाहिए। इंडिया AS1 रिकॉग्नाइज दिस स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो जो स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी है ये पार्ट है बैलेंस शीट का ही, यहाँ पे ये याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया AS1 द शेयर होल्डर्स इक्विटी इज पार्ट ऑफ द डैश डैश दैट इज द बैलेंस शीट। क्लियर है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑब्वियसली क्या कहाँ से कैश फ्लो हुआ ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, समरी ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ यूजेस ऑफ कैश, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है, सिंपल है। उसके बाद में डिटेल नोट, मतलब कि जो भी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी के स्टेटमेंट में या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर उसमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो ऑडिटर ने जो अकाउंटेंट ने अपने हिसाब से डाली हैं तो उसको वो डिफाइन करेगा कहाँ पे, डिटेल नोट में। अगर बाकी लोगों को समझना हार्ड है तो वो लोग वहाँ पे डिटेल नोट में जाके पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कुछ क्या होता है, कुछ लोग जैसे बैलेंस शीट के लिए वर्ड ऐसा यूज करेंगे BLS, तो BLS स्टैंड्स फॉर बैलेंस शीट। ये कहाँ पे मेंशन होगा, ये मेंशन होगा डिटेल नोट के अंदर कि भाई BLS जहाँ जहाँ हमने यूज किया है वो यहाँ पे है, इस जगह पे है। तो ये चीज़ को आपको समझना जरूरी है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। कुछ डाउट है आपको, कुछ डाउट है तो पूछो, पॉज करो वीडियो को और कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में जाके पूछो अपने डाउट्स को। डरना नहीं है, मैं आपको जो भी मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कुछ गलत हो रहा हूँ इनकेस, अगर कहीं मुझसे गलती हो रही है कि देखिए मैं फिनेंस से हूँ, अकाउंटिंग मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कॉमर्स मेरा नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको समझना है। अकाउंटिंग के पर्पज से ये कोर्स नहीं बनाया गया है, ये कोर्स बनाया गया एज ए एनालिस्ट। तो एज ए एनालिस्ट आपका क्या
व्यू होता है या क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है। सो आई होप इट्स मोर देन इनफ ये सेक्शन, ये पार्ट के लिए। हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ पॉइंट्स वो भी पढ़ लेंगे अगले पॉइंट पे जाने से पहले। एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर करंट पीरियड एंड द प्रायर पीरियड। तो पहले की जो पीरियड्स है उसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए और करंट पीरियड का भी होना चाहिए, पूरा डेटा होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर है उन सब पूरे डेटा को एनालिस करके पिछले साल इतना कम प्रॉफिट होता है, इस बार ज़्यादा हुआ, या फिर पिछले साल लोन इतना था इस बार थोड़ा बढ़ गया है, तो उस हिसाब से एक इन्वेस्टर पैसा डाले किसी कंपनी में। कंपनीज कैन डिस्क्लोज और प्रोवाइड कंपेरेटिव फाइनेंशियल फॉर लॉन्गर पीरियड इफ दे प्रीफर। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो लॉन्गर पीरियड के लिए 10-10, 15-15, 20-20 साल के लिए अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस रहेगा बट ये ज़रूरी है। जस्ट अ सेकेंड, हम इसको साइड कर, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी रैंडमली एक कंपनी ओपन कर लेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड जब हम लोग इसको यहाँ पे आएंगे नीचे, देखिए यहाँ पे पीयर कंपैरिजन दे रखा है पहले, तो ये भी आज हम लोग सीखने वाले क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रखे हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा है। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे तो बैलेंस शीट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसको स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, रेशियोज का एनालिसिस यहाँ पे दे रखा है, जो कि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। सो अभी हम लोग जाते हैं फिर से हमारे चैप्टर की तरफ। अब आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो कि screener.com पे था या screener.in पे था, वो सब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो लॉन्ग पीरियड, सॉरी, एक जो चीज़ मेरे को दिखाने की थी वो तो रह ही गई। देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ, तो यहाँ पे आपको दिखता है 2013 तक का डेटा दे रखा है यहाँ पे कंपनी ने, दिख रहा है आपको 2013 तक का डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो ये कहीं ना कहीं पे लॉन्ग पीरियड तक दिया जाता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक दिया जाता है, ताकि जो लोग हैं इससे एनालाइज कर पाए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। वन ऑफ द की डिपार्टिंग फीचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट regulation in India is compared to the rest of the world is that the India financial statements are expected to be meant for general purpose। जनरल पर्पस में सब चीज़ आती है, शेयर होल्डर्स भी देख सकते हैं, लेंडर्स भी देख सकते हैं, एम्प्लॉयज भी देख सकते हैं, यूनियन भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट भी देख सकती है, वेंडर्स भी देख सकते हैं, जनरल पब्लिक भी देख सकती है। ये सारे लोग सेम स्टेटमेंट देखेंगे। लेकिन जो बाहर के देशों में क्या होता है, वो इन्वेस्टर के लिए अलग बनती है, बाकी लोगों के लिए अलग बनती है, तो ये गलत है। हमारे इंडिया में एक ऐसी स्टेटमेंट बनती है जो कि सारे सब जो यूजर्स है उसको देख सकते हैं। ऑन अदर हैंड मेनी अदर कंट्रीज इंसिस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टारगेटेड एट देयर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के हिसाब से वो टारगेट करते हैं। तो हमारे लिए सबके लिए वो सेम है, इंडिया में ये रूल्स है, ठीक है। क्लियर है इतना? कुछ डाउट नहीं है? मैं गेस कर रहा हूँ आपको कुछ डाउट नहीं है इसके अंदर। यस, एक सेकंड खाली। हाँ, सो स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड क्या होती है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अदानी ने अंबुजा सीमेंट को ले लिया, खरीद लिया, ठीक है। तो अंबुजा सीमेंट का जो स्टेटमेंट है इसको बोलेंगे स्टैंडअलोन। बट अदानी भी इस कंपनी की मालिक है, 50%, 51% या जो भी परसेंट या 60-70% जो भी इसका होल्डिंग है उसमें उसका हिस्सा है। तो अदानी का जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा, तो उसमें अंबुजा का भी रहेगा कि भाई अंबुजा भी हमारी कंपनी, अंबुजा से जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वहां पे जो पैसा आ रहा जा रहा है वो सब रहेगा उसके अंदर। और अंबुजा में भी रहेगा अदानी का, तो उसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड। अगर अदानी की सिंगल है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड लोन, अंबुजा की सिंगल है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर दोनों की मिला के है तो वो बोली जाएगी कंसोलिडेट करना। ओके, क्लियर है इतना? बहुत ही इजी वे में कंसेप्ट मैंने समझाई आपको डायग्राम के थ्रू, और अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो इन the eyes of law every company is separated registered entity, however
Often we use also some across situation where the company is owned or the controlled by another company. एक कंपनी ओन या कंट्रोल की जाती है किसी और कंपनी के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल जियो प्लेटफॉर्म इज सेपरेट कंपनी बट इट इज मेजरली ओन्ड बाय द एंड कंट्रोल्ड बाय द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. ओके, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा वो कंट्रोल की जाती है. सिमिलरली टोयोटा किर्लोस्कर मोटर जो है ये भी जापान की कंपनी है, टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन, उसके द्वारा ये कहीं ना कहीं पे मतलब जो है ओन की जाती है. तब जब आपको जब स्टैंडअलोन देखना है, स्टैंडअलोन स्टेटमेंट देखेंगे आप, तो खाली टोयोटा किर्लोस्कर का रहेगा. बट जब आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो उस टाइम पे वो टोयोटा मोटर जापान एंड टोयोटा किर्लोस्कर मोटर दोनों का मिला के रहेगा. समझ में आ रही है बात क्या है? सिंपल था. अब देखो मैं पढ़ के बताता हूँ नीचे अब क्या है. Since each company is separate registered entity, each company prepares its own individual financial statements. अब हर एक कंपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट करती है. स्टैंडअलोन जो स्टेटमेंट है वो खुद की बनानी ही पड़ेगी उसको. लेकिन इन केस ऑफ लार्ज ग्रुप दिस स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन प्रूव क्वाइट मिसलीडिंग. क्योंकि अगर आप बड़े ग्रुप के किसी एनालिसिस कर रहे हो तो वहां पे कहीं ना कहीं पे डेटा मिसलीडिंग कर सकता है. खाली एक कंपनी का देखने से आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से कैश फ्लो हो रहा है, कोई कहाँ से कंपनी का रिलेशन है, कनेक्शन है, कहीं से आपको समझ में नहीं आएगा. तो कहीं ना कहीं पे जब आप उस टाइम पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे तब आपको समझ में आएगी. तो यहाँ पे लिखा है फॉर इंस्टेंस टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन इन जापान कंपनी बट इट ऑपरेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड. तो जो ये टोयोटा जापान की कंपनी है वो कहीं ना कहीं पे चाइना में भी वर्क करती है, इंडिया में वर्क करती है, नॉर्थ अमेरिका में वर्क करती है. तो अगर आप खाली एक किसी कंट्री का देखेंगे डेटा तो वो समझ में नहीं आएगा. आपको सब डेटा मिलाएंगे तब आपको एक्चुअल में कंपनी का सब चीज़ें समझ में आएगी. ठीक है. सो इफ यू लुक द स्टैंडअलोन स्टेटमेंट ऑफ टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन इट वुड ओनली शो द सेल ऑफ दैट इंडिपेंडेंट एंटिटी. तो वो एक कंट्री के जो कंपनी है या एक कंट्री में जो लिस्टेड कंपनी है उसी का सब चीज़ें बताएगा. वो आपको सभी पूरे जो उसके सब्सिडरीज हैं बना रखे हैं वो नहीं बताएगा. तो कहीं ना कहीं पे वो डेटा मिसलीडिंग रहेगा आपके लिए. सो दस द सेल्स ऑफ टोयोटा ग्रुप इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड चाइना, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डन थ्रू द सब्सिडरी विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द सेल्स. तो अगर आपको पूरा एनालिसिस करना है तो सारे कंट्री का कंसोलिडेटेड आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. वो आपको लेना होता है और उससे आपको एनालिसिस करना होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टैंडअलोन नहीं देखो, स्टैंडअलोन भी देखना जरूरी होता है. देयरफॉर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हर एक कंपनी को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देना जरूरी होता है. In consolidated financial statement, all companies that are controlled by the company are treated as a part of single group. Consolidated में जो बाकी सब्सिडीज कंपनी है उनको सबको एक माना जाता है और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट दी जाती है. Thus the combine of financial performance of all the group companies together and present its part of the single financial statement. ठीक है, उसको पूरा सबको एक किया जाता है और उसको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर दिखाया जाता है. It is important that one company can control another company by owning 50% of the voting rights by having the rights to appoint majority of the board of directors. ऐसा हो सकता है कि बहुत बार कंपनी जो है किसी कंपनी का 50% शेयर ले ले और जो है उस कंपनी का मालिक बन जाए. ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. ये जो शेयर्स है ये सिंपल शेयर्स नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स जिनकी वैल्यू है एक शेयर की एक वैल्यू होनी चाहिए या एक शेयर की दो वैल्यू होनी चाहिए या मतलब ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए. कंपनी दैट कंट्रोल्स अनदर कंपनी इज जनरली रेफर्ड एज अ होल्डिंग कंपनी. अदानी ने मैं आपको बताया कि अंबुजा एनडीटीवी खरीद लिया, अभी एनडीटीवी खरीद लिया. तो जो अदानी है वो होल्डिंग कंपनी है और पेरेंट कंपनी है. होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी इसको बोलेंगे अदानी को. और द कंपनी दैट बीइंग कंट्रोल इज रेफर्ड बाय द सब्सिडरी. और एनडीटीवी क्या हो गई? सब्सिडरी हो गई. या अंबुजा सीमेंट क्या हो गया? सब्सिडरी हो गया. सो इज दैट मेक सेंस टू यू? आपको समझ में आ रही है चीज़ें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? राइट है? ठीक है, मैं गेस कर रहा हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं. जस्ट अ सेकेंड, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं ये मैं गेस कर रहा हूँ. ओके, सो इन जनरल while analyzing the company from perspective of equity analysis consolidated statement are generally preferred. अब ये क्वेश्चन आता है
while analyzing the company from the perspective of equity analysis, dash dash statement are generally preferred as a sorry, हाँ dash dash statement are preferred as a हाँ dash dash statement are preferred more या फिर largely और मोस्टली ऐसा कुछ होगा, या फिर ओवर ए स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कंसोलिडेटेड लिया जाएगा जब कंपनी का एनालिसिस हो रहा है और आप उसको एनालिसिस करो, तो आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ज़्यादा मैटर करती है। बाकी कंपनी से क्या लेना देना है, बाकी कंपनी से कैसा रिलेशन है, ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, सेबी रेगुलेशन रिक्वायर्स लिस्टेड कंपनीज टू पब्लिश कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेबी रेगुलेशंस हैं जो बोलते हैं कि हर एक लिस्टेड कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनी हाउ करना ही पड़ेगा। और it is also mandated that listed company to publish standalone financial statement result on the quarterly basis। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब आपका सब कुछ सुखरूप चलता रहे सेबी के अंडर, तो सेबी की बात माननी पड़ेगी। तो उसके वजह से मैंडेट कर दिया है सेबी ने कि कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, हर क्वार्टरली आपको उसको देना है। इवन दो इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके, मैंडेटरी नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारी कंपनीज ये पब्लिश करती हैं ताकि उनके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो पैसा डाल रहे हैं उनको समझ में आए सब चीजें, इसके लिए। इक्विटी एनालिस्ट फाइंड इट चैलेंजिंग टू एनालाइज ग्रुप विच डू नॉट पब्लिश कंसोलिडेटेड क्वार्टरली मेंबर्स। जब कोई जो कंपनी है वो अगर कंसोलिडेटेड अपने क्वार्टरली नंबर नहीं शेयर करेगी, तो कहीं ना कहीं पे इक्विटी एनालिस्ट के लिए वो हार्ड हो जाएगा उसको ढूंढ कर निकालना या उसके ऊपर स्टडी करना। तो हर एक इक्विटी एनालिस्ट या आप और मैं, हम चाहते हैं कि आप हमें जो है कंसोलिडेटेड क्वार्टरली स्टेटमेंट दो, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सिंस टाइम गैप बिटवीन टू एनुअल रिपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट 1 ईयर, दो एनुअल रिपोर्ट मतलब एक साल में एक बार आती है, तो एक साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट आती है, तो जो एनालिस्ट है उसके लिए कहीं ना कहीं पे वो प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या होगा। पिछले, अब सपोज अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या चल रहा है, जून आने वाला है, राइट? तो जून चल रहा है अगर, तो पिछले 4-5 महीने जा चुके हैं, राइट? अब खाली 5-6 महीने बचे हैं और 6 महीने पहले रिपोर्ट आई थी। तो अब अगर मुझे पता करना है कि बीच में क्या हुआ, तो मुझे उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, क्वार्टरली देखना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो इसके लिए एनालिस्ट विल हैव टू ऑफ्टन कंटेंट विद डेटेड इन्फॉर्म इफ द कंसोलिडेटेड क्वार्टरली नंबर्स आर नॉट फाइल्ड। तो जो कहीं ना कहीं पे आउटडेटेड हो जाते हैं हम लोग, और उस टाइम पे हमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसके लिए एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ती है, जो कि वर्थ नहीं होती है क्योंकि उसके 5 महीने जा चुके हैं। जो अगले महीने हैं, पिछले जो 5 महीने गए उसमें क्या हुआ, ये देखने के लिए आपको क्वार्टरली देखना पड़ता है। अगर क्वार्टरली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अवेलेबल रहेगी तो एक इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती है, बैलेंस शीट को कैसे देखा जाता है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे इस सेशन में, इस पार्ट में होने वाली हैं। द फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, शेड्यूल 3 में जब भी आपको बैलेंस शीट हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, या कोई भी जो स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस हो, तो ये याद रख लेना, आपको शेड्यूल 3 हमेशा सिलेक्ट करना है, और वो भी 2013 का कंपनी एक्ट का। ये याद रख लो, आप इसको आप नोट कर लो कि आपको जब भी शेड्यूल 3 देखना है, जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाए तो वो शेड्यूल 3 में कंपनी एक्ट 2013 में रहेगा। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट पे है, वो पूछेगा आपसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि शेड्यूल 3 में कंपनी एक्ट 2013 में, या फिर इंडिया AS 1 के अंदर ये है। सो इन एडिशन इंडिया AS 1 रिक्वायर्ड दैट कंपनी शुड आल्सो रिपोर्ट चेंजेस द शेयर होल्डर्स इक्विटी। मैंने आपको बताया शेयर होल्डर का इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो बैलेंस शीट में ही मेंशन होता है, विच शोज द वेरियस मूवमेंट इन द शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स के इक्विटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी जो है बैलेंस शीट में ही होता है। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था 5 थे, उसमें से जो लास्ट वाला था, सेकंड लास्ट था, शेयर होल्डर्स इक्विटी था। मैंने आपको बताया था कि इसी को ही बैलेंस शीट में मेंशन किया जाता है इंडिया AS 1 के जो है फॉर्मेट के हिसाब से। द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी एक्ट
is applicable for all industry except those that have separate requirement as per the regulators of the respective. तो जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं उनके लिए कुछ अलग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, या फिर और भी कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनके लिए देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 बैंकिंग इंश्योरेंस एंड यूटिलिटी कंपनीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंस शीट, तो उनका फॉर्मेट पूरा अलग है, उनके फॉर्मेट को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, हम हमारा वो नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनी एक्ट की तरफ से या फिर इंडिया AS1 की तरफ से उसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो बैंकिंग इंश्योरेंस इनकी अगर आप बैलेंस शीट खोल के देखें तो इनके फॉर्मेट थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े चेंज होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो वो क्यों नहीं आते, वो इसके लिए नहीं आते क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप सीधा जाएंगे नोट्स के अंदर, नोट्स में जाके पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को, कैसे उसको पढ़ना है, एक एक वर्ड को जो शॉर्टकट्स यूज किए वो सब लिखे होंगे और उन नोट्स से आप उस बैलेंस शीट को पढ़ पाएंगे। बाकी जो फाइनेंशियल जो टर्म्स अगर आपके क्लियर है तो आपको बैलेंस शीट पढ़ना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फॉलो द डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है, डैश 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 फॉलोज द डिफरेंट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री रेगुलेटर, ऐसे कुछ आ सकता है। तो ये आप याद रखना कि कौन से तीन है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और यूटिलिटी कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जो है दे रखी है बैलेंस शीट, एसेट दे रखा है, उसमें नॉन करंट एसेट्स हैं, फिनेंशियल एसेट्स हैं, करंट एसेट्स दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी देखिए टोटल एसेट्स यहाँ पे दे रखे हैं, एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी ये है, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है, सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो कॉमन बैलेंस शीट लाइन आइटम्स, मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर जो एक एक लाइन में जो आइटम्स दे रखे हैं उनको कॉमन बैलेंस शीट लाइन आइटम्स बोला जाता है। तो वो क्या है वो देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। सबसे पहला तो है एसेट्स, यहाँ पे था ना, अभी देखो यहाँ पे कंपेयर करके देख लेना, एसेट्स, राइट, ये रहा एसेट। Asset represents the item that assets represents the items that are expected to provide future benefits. Asset मतलब क्या, कोई जमीन आपने खरीद के रखी है और वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी तो वो आपका एसेट हो गया। कोई ऐसी चीज है, मशीन है आपके पास में जो बाकी लोगों के पास में नहीं और आपको प्रॉफिट देगी वो, तो वो क्या हो गई, मशीन क्या हो गई, एसेट हो गई। अब टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट मतलब कि जो एसेट्स को आप टच कर सकते हो, राइट, एसेट्स को आप टेंजिबल एसेट्स बोलते हो। नॉन टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जो आपको टच नहीं कर सकते आप, वो आपके फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई बड़ा कुछ आपका नेटवर्क हो सकता है, कुछ अलग चीज हो सकती है जो कि आपको, या बिटकॉइन माइनर हो सकता है ऑनलाइन जो ब्लॉक सॉल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें आपके लिए एसेट के एज अ एसेट वर्क करेंगी, ठीक है। सो हाउएवर as per the generally accepted accounting principle, a company can recognize only those assets which are quantifiable in monetary terms। मतलब कि जब कोई कंपनी है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से वही एसेट्स माने जाएंगे जो कि पैसों से मापे जा सकते हैं, पैसों से तोले जा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एसेट जिसका कोई एसेट, तो हम बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, पानी, हवा, इनको भी एसेट बोलते हैं, पर ये मापा नहीं जा सकता पैसों से। तो इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पे ये एसेट्स नहीं माने जाते। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपको वो एसेट्स मानने जो कि पैसों से मापे जा सकें, राइट, या पैसों से काउंट किए जा सकें। इन जनरल an entity cannot recognize self generated asset। कुछ भी एसेट आप जनरेट करके खुद से बना के नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे चाहिए जिसको बेच के आपको पैसा मिले, ऐसा एसेट होना चाहिए या फिर ब्रांड नेम होना चाहिए तभी। नहीं तो अगर कोई भी आप ब्रांड नेम बना दो और कुछ भी एसेट बना दो और उसको बोलो कि मेरा एसेट है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो आपको, एसेट का काम क्या होता है, पैसा देना, जो आपको रिटर्न दे 1 साल के अंदर अंदर। नॉन करंट एसेट जो होते हैं जो आपको रिटर्न दे लॉन्ग टर्म में 1 साल से ऊपर। तो वही बस यहाँ पे लिखा है, नॉन करंट एसेट्स आर द रिप्रेजेंट द एसेट दैट आर लाइकली टू गिव बेनिफिट ओवर लॉन्ग टर्म। जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट, करंट मतलब अभी के लिए, नॉन करंट मतलब अभी के लिए नहीं, तो अभी के लिए नहीं मतलब कभी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ये ऐसे याद रखना है इसको, मैंने इस तरीके से याद किया था। तो नॉन करंट मतलब कि लॉन्ग टर्म, करंट मतलब कि शॉर्ट टर्म या लेस देन 1 ईयर, ओके।
So current asset represent assets that are likely to benefit the organization within the one operating cycle, or in most of the cases the tenure of this operating cycle is less than 1 year. तो जो साइकिल होती है एक, उसके हिसाब से चलता है, लेकिन जो साइकिल की जो साइकिल का जो टाइम है वो है 1 ईयर. ठीक है, क्लियर है. सो नाउ नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, उसमें आते हैं प्रॉपर्टीज, प्लांट्स, इक्विपमेंट. नॉन करंट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म में आपको पैसे देंगे. तो लॉन्ग टर्म में कौन देगा, प्रॉपर्टी आप लेके रखते तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखते हैं. प्लांट्स बना रखे आपने तो वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं. इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स वगैरह, वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं. दिस इंक्लूड्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, राइट, फर्नीचर, कंप्यूटर्स. ये आपको जो है लॉन्ग टर्म में फायदा देते हैं. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. Okay, this represent the PPE, that is the PPE are currently under the construction. ठीक है, जो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, ये इसको पीपीई बोला जाता है. तो ये जब अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके ऊपर जो पैसा लगता है उसको बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. तो जो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है उसके लिए जो कैपिटल लग रहा है वो यहाँ पे है नॉट रेडी फॉर ऑपरेशन. अभी तक के लिए ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं हुआ है. ऑपरेशन जब स्टार्ट होगा तब हम लोग मानेंगे कि वो वर्किंग कैपिटल में नहीं है, बट तब तक के लिए वो वर्किंग कैपिटल प्रोग्रेस है. गुडविल क्या होता है, गुडविल अराइज व्हेन द कंपनी एक्वायर्स अनदर बिजनेस. किसी एक और बिजनेस से जो अर्निंग्स आ रही हैं, जब जो कमाई आ रही है, वो जो है उसको बोला जाएगा गुडविल्स. ठीक है. इनटेंजिबल एसेट जो कि टच नहीं किए जा सकते. Okay, intangible assets refers to the assets that are generally in the form of legal right, acquire copyrights, patents, ये सब चीजें. कॉपीराइट, पैटेंट्स. अगर आपने एक मशीन बनाने का पैटर्न कर लिया और उस मशीन की बहुत डिमांड हो गई आगे चल के, तो कहीं ना कहीं पे उस पैटर्न का फायदा उठा के आप बहुत पैसा बनाएंगे, तो वो आपके लिए एक एसेट होता है. ब्रांड नेम हो गया. ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे वो अब मैंने आपको बताया कि जो पीपी अंडर डेवलपमेंट रहते हैं तो उसको कैपिटल वर्क प्रोग्रेस बोलते हैं. इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये भी ऐसा होता है कि जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो कि ब्रांड नेम हो गया, पैटर्न हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये जब अंडर डेवलपमेंट होते हैं इनके लिए जो पैसा लगता है वो यहाँ पे इन दिस इट इज रिप्रेजेंटेड इंटेंजिबल एसेट दैट आर नॉट रेडी फॉर द ऑपरेशन. वंस दे आर रेडी दे आर ट्रांसफर्ड टू द इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट लिखा हुआ है, नॉन करंट मतलब करंट नहीं, ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स. दिस इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, लोन्स जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, एडवांस, फाइनेंशियल क्लेम्स. ठीक है, ये सब चीजें रिसीव इन द लॉन्ग फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. करंट एसेट्स क्या होता है, अभी सिंपल है. करंट मतलब अभी के एसेट, एसेट मतलब आपको मैंने बताया जो कैश जनरेट करते हैं आपके लिए. करंट मतलब कि अभी के लिए, लेटेस्ट में, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं. तो वही लिखा हुआ है. इन्वेंट्री इंक्लूड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. सॉरी इन्वेंट्री नहीं, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, कुछ भी हटा दिया शायद से मैंने. बट आप समझ जाओ कि जो ऐसे एसेट्स जो कि आपको करंटली, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अभी के लिए क्रिएट करें, उसमें आती है इन्वेंट्री. करंट एसेट है इन्वेंट्री, मतलब अभी के लिए पैसा जनरेट कर रही है मेरे लिए, मैं इसको तुरंत बेच सकता हूँ. इन्वेंट्री इंक्लूड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड अनसोल्ड फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग रिपोर्ट. ठीक है. करंट फाइनेंशियल एसेट्स. ओके, करंट फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, दिस रिप्रेजेंट कैश इक्विवेलेंट. देखो करंट मतलब अभी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, तो उसमें क्या आ सकता है, कैश आ सकता है. ठीक है. कैश इक्विवेलेंट आ सकता है, बैंक बैलेंसेस आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है, रिसीवेबल्स आ सकते हैं, जो पैसा हमें मिलने वाला है उसको रिसीवेबल बोलते हैं. उधारी रखे गए हैं जो लोग, हमारे एक डायरी में लिखा हुआ है कि इससे उधार लेने, वो रिसीवेबल में आता है. एंड अदर फाइनेंशियल क्लेम्स दैट आर लाइकली टू रिसीव विद इन द 1 ईयर. एक साल के अंदर अंदर जो कैश आने वाला है, एक कैश इक्विवेलेंट आएगा. बैंक का जो बैलेंस है हमारा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, अदर फाइनेंशियल क्लेम्स, ये सब के सब माने जाते हैं करंट फाइनेंशियल एसेट्स. इसमें फिर बैंक बैलेंस बता रखा है, रिसीवेबल्स बता रखा है, क्या इन्वेस्टमेंट, ये आप खुद पढ़ लो. अभी मैंने बताया आपको रिसीवेबल्स क्या होता है. अदर करंट एसेट्स represents the other asset that are likely to provide benefit within the next 1 year. एक साल के अंदर अंदर जो देते हैं उनको बोलते हैं करंट एसेट. और ऑदर मतलब कुछ दे रखे हैं यहाँ पे. देखो लाइबिलिटीज यहाँ पे लिखी हुई है अभी. इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या है, इक्विटी मतलब लोगों का पैसा है, तो वो देना है कभी ना कभी, वो भी एक लाइबिलिटी है. इक्विटी रिप्रेजेंट द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द
कंपनी विच बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ द कंपनी, जो ऑनर है कंपनी का उसको बिलोंग करता है वो। तो जो बाकी लोग हैं जो अपना पैसा डाल रहे हैं, अपना इंटरेस्ट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट दे रहे हैं अपना, तो वो इंटरेस्ट उनका होता है उस कंपनी के अंदर। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटीज। इक्विटी का फॉर्मूला है इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। इसको ही क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं, याद रखना है। राइट, मैं वापस वापस आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, आगे चल के आपको एग्जाम में आने वाले हैं बहुत बार इसको, और हर जगह आपको इसको यूज करना है। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, सॉरी एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, इट हैज सेवरल सब कंपोनेंट्स। देखो अभी यहाँ पे इक्विटी में भी और सब कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है यहाँ पे शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स द पेड अप कैपिटल दैट इज ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर कैपिटल होता है इसका मतलब क्या है, जो पेड अप कैपिटल के ऊपर अमाउंट मिली है, जो फेस वैल्यू दिया था हमने कंपनी बनाते वक्त, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स किए थे, उसके ऊपर जो शेयर का जो प्रीमियम आया, जो प्राइस ऊपर बढ़ी, उसको प्रीमियम बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, मतलब कंपनी ने आपके दिए हुए पैसे से, आपने अगर 100 रुपए दिए तो कंपनी ने उससे 35 रुपए बनाए, लेकिन 35 रुपए में से उसने क्या कर दिया, 15 रुपए ईपीएस, सॉरी 15 रुपए जो है, एक मिनट, 15 रुपए जो है डिविडेंड में बांट दिए। तो जो ऊपर के 20 रुपए बचे वो क्या है, वो रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट अर्न बाय द कंपनी दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। मैंने आपको बताया डिविडेंड के तौर पे बेची बाहर नहीं निकाली गई, ऐसी इनकम जो है उसको बोली जाएगी रिटेन अर्निंग। रिटेन कर लिया उसको, रिटेन करने के बाद में क्या बचता है, ईपीएस बचता है। तो जब 35 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से 20 रुपए कहीं ना कहीं पे रिटेन कर लिया, बाकी का सॉरी रिटेन कर लिया, तो रिटेन मतलब क्या हो गया कि उसको ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, और बाकी जो बचा वो डीपीएस है, डिविडेंड पर शेयर है। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आई होप इट आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक डायग्राम बताई थी, आपको याद होगा कि सेल्स, और एक लंबी डायग्राम थी आपको पिछले सेशन में मैंने बताई थी। उसमें नीचे बचता है इबिट, लास्ट में इबिट में से जो है इंटरेस्ट निकाल देंगे, टैक्स निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो नीचे बचता है नेट प्रॉफिट। राइट, उसको अगर हम लोग डिवाइड करें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो नीचे बचता है ईपीएस। राइट, तो ईपीएस में से क्या होता है, सपोज ईपीएस, ये जो ईपीएस है ये बचा 10 रुपए, इसमें से अगर 5 रुपए कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया, डीपीएस, तो जो बचा वो क्या हुआ, रिटेन कर लिया गया। वो रिटेन करके क्या करेंगे, वो रिटेन करके इस 5 रुपए को वापस से ये लगाएंगे अगले ऑपरेशंस में और कुछ अच्छा बड़ा प्लान बनाएंगे। पर जो बांट दिया एज ए डीपीएस, वो जो है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग इसको काउंट करते तो ये 5 रुपए रिटर्न 50% रिटर्न कर लिया गया, 50% इसको डिविडेंड दे दिया गया। ये समझ में आना चाहिए आपको। अभी मैं आगे चल के डायग्राम निकालूंगा, बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है। आई होप इट आपको समझ में आ रहा है और इजी है, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। अगर फास्ट हो रहा है तो स्पीड कम कर लो, अभी भी जाके सेटिंग में जाके आपको स्पीड कम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर में ऑप्शन मिल जाएगा। आप जाइए उस सेटिंग के अंदर, सेटिंग का गेयर होगा, उसके ऊपर जाके स्पीड कम कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो। जनरल रिजर्व मतलब कंपनी पैसा रिजर्व करके रखती है आगे के ऑपरेशंस के लिए। रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो रिटेन किया है उसमें से विच पार्ट हैज सेट असाइड फॉर द यूटिलाइजिंग द फ्यूचर ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस। तो जो रिटेन अर्निंग की उसमें से कुछ पैसा निकाल के साइड में रख दिया ताकि कुछ एक प्लांट बनाया जा सके, कुछ पर्पस डिसाइडेड हो। कैपिटल रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन अगर होता है कंपनी का, तो पहले जिसकी कीमत 2 लाख थी आज 2,50,000 हो गई, तो जो ऊपर का 50,000 का जो अमाउंट आया वो रिजर्व, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है,
represent the share of equity of the subsidiary company that belongs to the third party shareholder. This line item is presented only in the consolidated financial statement. ये सिर्फ consolidated financial statement में होता है. और जो देखो सिंपल सी बात है, इसको समझाने के लिए ना मेरे को खुद को पहले समझना पड़ेगा. एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ आपको. देखिए यस, देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ. देखो ये XYZ नाम की कंपनी है और ABC नाम की कंपनी है. ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला है. ठीक है, तो XYZ कंपनी क्या करती है, ABC कंपनी को खरीद लेती है. अगर वो 51% खरीदे तो ये कंपनी ABC इसकी हो गई, XYZ की हो गई, समझ जाओ. ठीक है, तो जो 51% 51%, राइट. लेकिन अगर ये कंपनी सपोज होल्ड करती है 90% स्टैक होल्ड करती है ABC कंपनी को, तो ABC कंपनी पूरी तरीके से XYZ कंपनी कंट्रोल कर रही है ABC को. बट जो 10% है वो कौन है, वो आपके और मेरे जैसे माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी स्टैक होल्डर्स हैं हम लोग, जो कि हमारा भी वैल्यू करता है. तो जो पैसा है, मतलब यहां पे देखिए आप, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लायबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं. हमें ऐसी लायबिलिटीज देखनी है जो कि जो भी 90% तो हमारा है, लेकिन जो 10% हमें पूरा नहीं ले सकते हम लोग, जो 10% है वो लायबिलिटीज में आता है, वो यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, अब देखेंगे रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ द इक्विटी ऑफ सब्सिडरी बताया मैंने आपको, कंपनी दैट बिलोंग्स टू द थर्ड पार्टी शेयर होल्डर्स को जाती है. दिस लाइन ऑफ आइटम इज प्रेजेंट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, नॉर्मल में नहीं, स्टैंडअलोन में नहीं दिखाया जाता है. सो आई होप इतना आपके लिए क्लियर है यहां तक. नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, बहुत सिंपल है चैप्टर, राइट. ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, अगर मैं आपको सिंपल वे में ही समझा रहा हूँ. इजी कंसेप्ट हैं, आपको समझने हैं. नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल से अंदर आपको देनी है. ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए. इट रिप्रेजेंट द ऑब्लिगेशन ऑफ, देखो नॉन करंट लायबिलिटीज इट रिप्रेजेंट द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी दैट हैव टू बी फुलफिल इन द 1 year. देयर आर मेनी लायबिलिटीज दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी. लॉन्ग टर्म डेप्थ है, देखो फुलफिल आफ्टर 1 year, सॉरी नॉन करंट मतलब, करंट मतलब 1 साल में करना है, नॉन करंट मतलब 1 साल से बाद में करना है. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. एंड यहाँ पे वही लिखा गया है कि दैट हैज टू बी फुलफिल आफ्टर 1 year. 1 साल बाद में आपको उसको, 1 साल के बाद में आप उसको कर सकते हैं फुलफिल, मतलब उसको, उसके जो ऑब्लिगेशन है वो पूरे कर सकते हैं. ऑब्लिगेशन मतलब जो पैसा देना है इंटरेस्ट के साथ में, वो आप 1 साल के बाद में लौटा सकते हैं. ऐसे जो लायबिलिटीज रहेंगे वो आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में. उसमें आता है लॉन्ग टर्म डेप्थ. पहले तो लॉन्ग टर्म डेप्थ मतलब कि लॉन्ग टर्म आएगा तो ऑब्वियसली वो करंट तो रहेगा, नॉन करंट रहेगा, राइट. रिप्रेजेंट अमाउंट पेबल टुवर्ड्स द बोरोइंग इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड्स, नोट्स दैट आर ड्यू टू द बियॉन्ड 1 year. 1 साल से ऊपर के जो लोन है लॉन्ग टर्म के, वो सब आ जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में. अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, भले ही लॉन्ग टर्म डेप्ट आप जब पे करते हो, पर उसके जो करंट ईयर के जो EMIs रहते हैं, भले आपको मतलब आपने लोन ले रखा है 13 साल का, 12 साल का, लेकिन जो करंट ईयर, जो लेटेस्ट ईयर का जो लोन रहेगा वो आता है करंट लायबिलिटीज में, ना कि नॉन करंट लायबिलिटीज में. ये याद रखना है. तो जो शॉर्ट टर्म डेप्थ है या फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट का जो 1 साल का हिस्सा है उसको माना जाता है करंट लायबिलिटीज में, और जो बाकी नॉन करंट है उसमें लॉन्ग टर्म का पूरा डेप्ट आता है बाकी. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है करंट पोर्शन. ठीक है, पोर्शन लिखा जाता है यहाँ पे, पोर्शन करंट पोर्शन होता है, आगे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. लीज लायबिलिटी क्या होता है, लीज लायबिलिटी मतलब क्या, सिंपल है. आप जैसे लोन लेते हो वैसे लीज पे भी कुछ चीजें लेते हो. Whenever company signs a lease on any asset for the period of time is more than 1 year, the company has to recognize this lease liability into the current account or non-current account, non-current liabilities में. This represent the fair value of the lease minus the amount repaid. तो जो fair value है उसको माइनस कर देंगे, सॉरी, दिस रिप्रेजेंट द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द लीज, जो लीज है उसका फेयर वैल्यू माइनस रीपेड अमाउंट. तो इससे लीज लायबिलिटी पता चल जाती है. ओके, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, हालांकि ये फॉर्मूला यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं आपको, बट स्टिल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, कोई कंपनी अगर फ्यूचर में ऑप्शन करती है, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करती है,
तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो भी इसमें मेंशन होता है। तो जो लॉस हुआ, द अमाउंट शो डाउन इन लायबिलिटी साइड represent the mark to market losses arising account from the derivative contracts. सही है। losses on the contract that have to be settled after the period of 1 year are included as a part of non current liabilities. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक साल बाद में होने वाले हैं सेटल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। ऑन अदर हैंड लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव टू बी सेटल विद इन द 1 ईयर, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे आएंगे, करंट लायबिलिटीज में आएंगे। ये याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो उस केस में आपको इसको याद रख लेना है, इस लाइन को याद कर लेना। आप थोड़ा मैं खिचड़ी करता हूँ बट आपको समझाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट के। देखो अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब जो हमें पैसा देना है, फाइनेंशियल तो आपको पता है क्या है, लॉन्ग टर्म है, राइट। अदर जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन कुछ और भी हैं। डेफर्ड रेवेन्यू, it represents the value of future obligation to be provided toward the revenue transaction that has already happened. तो कुछ ऐसी चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी है बट आपको उसको पैसा देना है, जैसे कि कुछ कोई आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और उसका पैसा आप धीरे धीरे करके दे रहे हो, या फिर आपने कोई ऐसी चीज ले रखी है जिसका पैसा आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू। एडवर्टाइजिंग कंपनी, जैसे कि आपने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ में डील कर लिया और उसको आपने बोला कि आप हमारा एडवर्टाइजिंग रन करो, हम लोग आपको महीने का 1-1 लाख रुपए देते जाएंगे, आप खाली रन करते जाओ। वो रन करते जाता है, आप 1-1 लाख रुपए उसको देते जाते हो। सी सिंपल है। प्रोविजंस, प्रोविजन क्या है? प्रोविजंस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सेट असाइड लायबिलिटीज विच इज नॉट इट टू फुल्ली क्वांटिफाइड, सॉरी। तो जो ऐसी अमाउंट प्रोविजंस हम लोग ऐसे निकाल के रखते हैं जो हमने क्वांटिफाई नहीं किया है जिन प्रॉब्लम को, या आगे चल के उस चीज के लिए पैसा लगेगा, तो ऐसे केस में उसके लिए पहले से ही पैसा निकाल के रखेंगे और रिजर्व करके रखेंगे, भाई ये पैसा अलग रखना है, बट ये इशू है लेकिन इसका क्या है हमें एग्जैक्टली पता नहीं पैसा कितना लगेगा। तो उस केस में यहाँ पे भी लिखा येट टू बी फुल्ली क्वांटिफाइड, तो अभी तक वो काउंट नहीं कर पाए हम लोग, क्वांटिफाई नहीं कर पाए उसको अभी तक। अनलाइक रिजर्व्स विच आर, रिजर्व में क्या होता है, रिजर्व में आप पैसा इकट्ठा करते हो, आपको रीजन पता होता है और आपको पता होता है कितनी अमाउंट रखनी है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजंस में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है। विच आर सेट असाइड आर अननोन पर्पस, provisions are amount set aside to meet specific obligation, however company may not able to fully quantify it. The most common example is provision for the retirement benefits obligation payable to their employees at the time of the retirement. तो जो अमाउंट एम्प्लॉयज को टाइम ऑफ द रिटायरमेंट मिलती है वो कंपनी को पता नहीं होती कितनी जाने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं पे प्रोविजंस में आता है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज क्या है अभी देखिए। करंट मतलब अभी के लिए जो लायबिलिटीज है वो जो अभी हमको देनी है। इट रिप्रेजेंट द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी दैट नीड टू फुलफिल विद इन द 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वापस देनी है। अ कंपनी हैज अ सेवरल ऑब्लिगेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म विद इन 1 ईयर, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है जो कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर देने हैं। जैसे कि पेबल्स हो गया, अगर कुछ आप माल लेके आए हो तो उसकी अमाउंट भी आपको कंपनी को पे करनी पड़ेगी, तो वो 1 साल के अंदर अंदर देनी। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट पेबल टू सप्लायर ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। आप कुछ भी माल लेके आए तो ऐसा तो है नहीं कि आओ जाओ आप किसी से भी कुछ भी माल ले लो, पैसा ही नहीं दो, आपको पैसा देना पड़ेगा तभी वो माल छोड़ के जाएगा। तो जो अमाउंट पे करते हैं उसको पेबल्स बोलते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट, जो कि शॉर्ट टर्म डेप्ट है। करंट लायबिलिटीज है, मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म टाइम में 1 साल के अंदर अंदर जो भी लोन देना है वो तो उसमें क्या आएगा, शॉर्ट टर्म डेप्ट आएगा, राइट। और साथ में जो लॉन्ग टर्म डेप्ट का जो कुछ पार्ट है वो भी आएगा, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म डेप्ट आर दोज दैट आर बोरोड फॉर द पीरियड लेस देन 1 ईयर। Theoretically, short-term debts are due to the 1 year. Many of the short-term debts are typically roll over the refinanced. बहुत सारे ऐसे जो शॉर्ट टर्म लेते हैं 1 साल के लिए, लेकिन उसको बढ़ा के फिर 3 साल कर देते हैं। तो जब वो 3 साल में कन्वर्ट करेंगे तब उसको यहाँ से शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी से हटा के नॉन करंट लायबिलिटीज में डाला जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सम ऑफ द अदर करंट लायबिलिटीज फॉर द कंपनी इंक्लूड फॉलोइंग। ओके, ऐसी कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं जो कि इंक्लूड की जा रही हैं।
तो वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो कि प्रोविजंस मैंने आपको बताया क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं उसके जो करंट पोर्शन है, मतलब एक साल का जो पार्ट है, वो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर, जो कि ऊपर डिफाइन नहीं था लेकिन यहाँ पे मैंने बताया। देन डिफर्ड रेवेन्यू मैंने आपको बताया क्या होता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, तो जो एडवांस लेके रखा है कस्टमर से उसका सर्विसेज देना नहीं देंगे तो उस केस में ये भी तब तक लायबिलिटीज कहलाई जाएगी, राइट। अनपेड एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑक्योर्ड बट नॉट ड्यू, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो पे नहीं किए गए हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी पता नहीं है, तो जो होने वाले ये पता है, मुझे पता है कि आगे चल के मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा, एक बाइक लेनी पड़ेगी, कितने कितने की आएगी वो नहीं पता मुझे, मुझे बाइक लेनी है क्योंकि मुझे काम है उस चीज़ का, लेकिन कितने की आएगी वो बाइक ये मुझे पता नहीं है। तो ये हमने देखा अभी तक के लिए। पार्ट 2 देखेंगे इसका, हालांकि ये पार्ट 2 मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके लिए नहीं है। नोट्स का टाइप है, लेकिन जब आप नोट्स आप खुद देखेंगे तो आपको पूरा नोट मिलेगा, सो उस चीज़ का आप ख्याल रखिए।